हेलो, कैरियर टीवी में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम इस समय प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं, तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 8। तो आइए हम देखते हैं, इसको हल करते हैं। और इन सेटों में वही प्रश्न रखे जाते हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए, आज का हमारा पहला जो प्रश्न है वो है, नीचे दिए गए शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। किसकी वर्तनी शुद्ध है, ये हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और इनमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। सन्यासी, अकाल, अनुग्रहित या आजीविका। तो यहाँ पे हमें ये चुनना है कौन सी इसमें से वर्तनी शुद्ध है, ऐसा कौन सा शब्द है जो सही है। तो यहाँ पे आपका जो विकल्प नंबर ए है सन्यासी, ये हमारा शुद्ध यानी तत्सम शब्द है। कैसा शब्द, ये हमारा तत्सम शब्द है और वर्तनी की दृष्टि से ये सही है। ये अकाल नहीं अकाल होता है, ये अनुग्रहित नहीं ग्रहित नहीं, ये गृहीत होता है। और ये आजीवका आजीवका नहीं आजीविका होता है, इसलिए हमारा सही शब्द क्या हो जाएगा, सन्यासी। इसमें भी नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन करना है। तो देखिए क्या सही है, क्या ये 36 सही है या 36 सही है या 36 सही है या 36 सही है। तो यहाँ तो आप बहुत आसानी से चुन लेंगे कि हमारा विकल्प नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला देखिए, अगला आपका है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द चुनना है। इनमें से कौन सा तद्भव शब्द है। तो देखिए, क्या मानव, मनई, मनुष्य या मानो। तो आप यहाँ से अशुद्ध शब्द को चुनना है। तो आपको तो लग ही रहा है कि ये जो मनई शब्द जो है ना पढ़ने में सही है ना व्याकरण की दृष्टि से सही है, तो यही विकल्प आपका हो जाएगा। अगला आपका है, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द। तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है। गरम, नरक, नरम या तीर्थ। यहाँ पे हमारा तत्सम यानी सही शब्द कौन सा है। तो तत्सम शब्द हमें तद्भव नहीं तत्सम पूछ रहा है, क्या होगा, क्या गरम होगा, नरक होगा या नरम होगा या तीर्थ होगा। तो हमारा जो तत्सम शब्द है वो यहाँ पे तीर्थ सही है। बाकी शब्द हमारे ये भी सही थे, लेकिन वो तद्भव थे, हमारे पूछ रहा था तत्सम। राजपूत में कौन सा समास है। तो राजपूत, इसका विग्रह करिए, राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र। और जहां हमें कारक चिन्ह मिल जाए वो हमारा तत्पुरुष समास होता है। ये तो हमारे 6 समास हैं। द्वंद्व में क्या होता है, दोनों पद प्रधान, जैसे माता च पिता, हमारे ये दोनों पद प्रधान रहेंगे और इसको हम और से जोड़ देंगे, ये हमारा द्वंद्व समास होता है। बहुब्री में ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा पद प्रधान होगा, जो आपका तीसरा पद निकलेगा वही बहुब्री होगा। जैसे दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात किसके 10 है आनंद, सिर्फ किसके 10 मुख हैं, तो रावण के, तो ये बहुब्री हो जाएगा। तत्पुरुष का ये हमारे जितने भी कारक चिन्ह हैं, तो जहां पे हमें कारक चिन्ह मिल जाए वही हमारा तत्पुरुष होता है। कर्मधार में हमको विशेषण विशेष चुनना होता है। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द युग्म सही नहीं है। अब इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, अस्त्र शस्त्र, शोक खेद, यानी कि ये हमें विपरीत शब्द मिल रहे हैं। और उपयुक्त या उपरयुक्त, संदेह या अधिक। तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है वो हमें चुनना है। तो यहाँ पे देखो, अस्त्र शस्त्र सही है, उपयुक्त या उपरयुक्त, ये संदेह, हमें संदेह है या अधिक। तो यहाँ पे देखिए, अस्त्र शस्त्र, शोक खेद, अपोजिट जा रहा है यहाँ पे, मतलब अस्त्र और शस्त्र, शोक भी है खेद भी है, दोनों चीज। और उपयुक्त उपरयुक्त, गलत कौन सा है, संदेह या अधिक। तो यहाँ पे संदेह या अधिक, मतलब वही कि हमें संदेह, इसका कुछ कॉम्बिनेशन बन नहीं रहा है, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला आपका है, बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। नहीं है, देखिए यहाँ पे हमको ध्यान देना है,
बिजली शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए क्या नहीं है, क्या बी तुंडा होता है, दामिनी, चंचला या तड़ित? तो देखिए नहीं है, तो हमारा दामिनी, चंचला, तड़ित ये बिजली के पर्यायवाची हैं और वितुंडा नहीं होता है, इसलिए विकल्प नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला आपका कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य इनमें से सही है? तो यह आंखों से देखी घटना है, आंखों से देखी घटना है, तो ये तो हमें सही नहीं लग रहा है। यह आंखों देखी घटना है, ये अभी थोड़ा थोड़ा सही लग रहा, आगे की भी देख लेते हैं। यह आंखों द्वारा देखी गई घटना, गई का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। यह आंखों द्वारा देखी सुनी, इन शब्दों का भी यहाँ पे मतलब नहीं है, तो विकल्प नंबर बी हमारा सही हो जाएगा कि यह आंखों देखी घटना है। अगला देखते हैं। अगला आपका है निम्न में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब कौन सा वाक्य इसमें से अशुद्ध है? वहां पे शुद्ध छाटना था, यहाँ पे अशुद्ध। तो तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, ये हमें सही लग रहा है। उसने अपनी बात धीरे से बताई, गर्मियों की एक बात सुनाता हूँ, तुम्हारे घर चलो, तो यही सही नहीं है। विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा, अशुद्ध यहाँ पे पूछ रहा है। अगला देखते हैं। निम्न शब्दों में से देशज भाषा का चयन करो। इनमें से जो देशज भाषा का शब्द है उसे हमें चुनना है। तो कल्पना, डिबरी, जागरण या पुष्कर। देशज भाषा का यानी कि जो हमारे गांव में बोला जाता है, हमारे ही देश का है, तो वो शब्द है डिबरी। क्या है? डिबरी। ये आपका सही हो जाएगा। अगला आपका है चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं। इस वाक्य में उड़ रही हैं क्रिया किस प्रकार की? उड़ रही है। अब देखो चिड़िया आकाश में उड़ रही हैं, तो उड़ना क्या है? क्या अकर्मक क्रिया है कि सकर्मक क्रिया है कि समापिका क्रिया है या असमापिका? तो देखिए उड़ना, चलना, कूदना, उछलना, ये सारी क्रियाएं जो होती हैं वो अकर्मक क्रियाएं होती हैं, इसलिए विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखते हैं। क्रंदन प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? क्रंदन प्रत्यय जो है किन शब्दों के, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ता है? तो हमारा जो कृदंत प्रत्यय है इसको हम ऐसे पहचानेंगे, का से कृदंत प्रत्यय जो है हमारा का से क्रिया के साथ जुड़ता है। बाकी हमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण देखना ही नहीं है। का से कृदंत प्रत्यय का से क्रिया के साथ जुड़ता है, विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला आपका भौरा, कोयल, सखी किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो भौरा है, कोयल है और सखी, इनमें से एक ऐसा शब्द है जिसके क्या है, इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो यहाँ पे देखिए अल, अंत, अनंता या आकार। तो भौरा, कोयल या सखी, तो इसका यहाँ पे अल, अल माने सखी या भौरा होता है। विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, रहीमन जो गतिदीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? यहाँ अलंकार पूछ रहा है, तो क्या उपमा है, किसी से तुलना नहीं की जा रही? क्या रूपक है, रूपक भी भेद रहित आरोप नहीं हो रहा? क्या यमक है, यमक भी हमको कहीं भी एक जोड़ा या युग्म नहीं मिल रहा है? तो यहाँ पे हो जाएगा श्लेष अलंकार कि रहीमन जो गतिदीप की कुल कपूत गति सोए और उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए, यहाँ पे श्लेष अलंकार हो जाएगा। श्लेष अलंकार का अर्थ है चिपका हुआ, कि यहाँ पे आप अर्थ स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, यानी आपका अर्थ चिपका हुआ है। जिस प्रकार से पानी का अर्थ 3 रूपों में लिया जाता है और हर जगह पानी का अर्थ जो है चिपका हुआ होता है, आप उसको जिस प्रकार से आपका शब्द होगा उस प्रकार से आप उससे अर्थ निकालेंगे, इसलिए विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला आपका राम राजा, राजा नके राजा आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे
अबे उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो देखिए इसको पढ़ के आप देखिए, राम राजा नके राजा आए यहाँ, धाम तेरे महाभाग जागे अबे। तो इस प्रकार के जो शब्द हैं वो सवैया छंद में होते हैं। सवैया छंद में, किस छंद में? सवैया छंद में। ना यहाँ देखो चौपाई में आपकी 16-16 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मालिनी ना घनाक्षरी है। यहाँ पे आपका सवैया छंद है, क्योंकि हम भाषा से ही, इन शब्दों से ही पहचान लेंगे कि ये सवैया छंद का उदाहरण है। अगला आप देखो, सामान्य शब्द का विलोम। तो सामान्य यानी कि बिल्कुल साधारण, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? क्या श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, साधारण या विशिष्ट? तो जो सामान्य का विलोम हो जाएगा विशिष्ट, विकल्प नंबर डी आपका सही है। अगला आपका प्रश्न है, जो अपने पद से हटाया गया हो के लिए एक शब्द, जो अपने पद से हटा दिया गया हो उसे क्या कहेंगे? पदभ्रष्ट कहेंगे, पदावनत कहेंगे, पदानुगत कहेंगे या पदच्युत कहेंगे? तो जो अपने पद से हटा दिया गया हो उसको हम कहेंगे पदच्युत, यानी पद और च्युत माने वंचित कर दिया गया है। तो विकल्प नंबर डी आपका सही हो जाएगा। कौन सा शब्द विशेषण है? अब क्या मात्र, खर्च, निपट या चुपचाप? यहाँ पे विशेषण शब्द हमको ढूंढना है। तो विशेषण क्या है? विशेषण हमारा है चुपचाप, जो है ये हमारा क्या है? विशेषण शब्द है। कि वह बालक खड़ा है, लेकिन खड़ा कैसे? चुपचाप। तो चुपचाप हमारा क्या है? विशेषण है। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है। इस वाक्य में घर, घर, घर में कौन सा कारक है? तो देखो मतलब ये मेरा घर है और ये आपका घर है, तो हमारे घर से आपका घर कितनी दूर है? 5 किलोमीटर दूर है। तो अलग है ना, हमारा घर अलग है, आपका घर अलग है। तो यहाँ कर्ता ने कर्म को संबंध में पर अपादान अलग करने के अर्थ में और संबोधन हे अरे, तो यहाँ अपादान आपका हो जाएगा, क्योंकि हमारा घर और आपका घर अलग है। तो अपादान यानी अपादान कारक का चिन्ह ही होता है कि अलग होने के अर्थ में। अगला आपका प्रश्न है, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी है? तो द्विज, द्विज का अनेकार्थी क्या चंद्रमा है या दांत है या पक्षी है या सिंह है? तो देखिए द्विज, द्विज मिस दांत भी होता है और द्विज मिस पक्षी भी होता है और द्विज मिस ब्राह्मण भी होता है। तो यही शब्द हमारा अनेकार्थी है। देखिए आप ये जो है 20 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखें, कौन सा शब्द द्विज का अनेकार्थी नहीं है? हमें ये यहाँ पे हमें विशेष ध्यान देना है या नहीं है। तो देखिए जो द्विज शब्द है, इस तो द्विज शब्द क्या चंद्रमा होता है, दांत होता है, पक्षी होता है, सिंह होता है। तो देखिए द्विज शब्द जो है, द्विज शब्द में दांत भी होता है, पक्षी भी होता है और सिंह भी होता है। और एक और शब्द जो है विद्वान भी होता है। द्विज मीन्स देखिए दांत, पक्षी, सिंह, और एक शब्द जो है हमारा वो क्या होता है? विद्वान भी होता है द्विज, और पूछा जा रहा नहीं है। तो विकल्प नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, देखो संज्ञाएं हमारी मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, और वैसे तो द्रव्यवाचक भी हमारी संज्ञा है, समूहवाचक भी है, 5 प्रकार की भी होती हैं, लेकिन मुख्य पूछेगा तो 3 और सभी पूछेगा तो 5। यहाँ पूछ रहा है व्यक्तिवाचक, तो देखो गाय, गाय कहने से तो जितनी भी गायें हैं सभी का समूह इसमें बोध हो रहा है। जैसे गाय का नाम रख लो गौरा, तो ये गौरा गाय अगर कहोगे, ठीक है, तो यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। लेकिन गाय है तो गाय से हमारे पूरे समूह का बोध हो रहा है, जितनी भी इस विश्व में गाय हैं, यमुना और पहाड़ और आम। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा पूछा है, तो अगर यहाँ नदी कहता तो सभी नदियों का बोध हो जाता, यानी जातिवाचक संज्ञा हो जाती। पूछा है यहाँ पे व्यक्तिवाचक, तो यमुना नदी का नाम दिया है, इसलिए यही हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पहाड़ में भी, पहाड़ कौन सा पहाड़ है? छोटा, बड़ा, हिमालय, तो यहाँ भी जो है पहाड़ से पूरी जाति का बोध हो रहा। और आम, कौन सा आम है?
दशहरी है, चौसा है और सिंदूरी है, कौन सा है? तो आम से भी पूरी जाति का बोध हो रहा है, इसलिए यमुना यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है, स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा? बहुत अच्छा प्रश्न है। स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा? किसको कहा? संस्कृत को, प्राकृत को, अपभ्रंश को कि पाली को? तो स्वयंभू ने किस भाषा को देसी भाषा कहा? तो ये कहा है स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा को। किस भाषा को? स्वयंभू ने अपभ्रंश भाषा को देसी भाषा कहा है। आपका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। अगला आपका है, किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? इनमें से हमें ऐसी पुस्तक चुनना है जिसमें सबसे पहले हिंदी का, इसमें क्या हुआ है? सबसे पहले इसमें हिंदी का उल्लेख हुआ। क्या महाभारत में हुआ है, रामचरितमानस में हुआ है कि ऋग्वेद में हुआ है कि अवेस्ता में हुआ है? तो सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, ये ध्यान देना होगा कि किस पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। तो वो पुस्तक हमारी है अवेस्ता। अवेस्ता पुस्तक में हिंदी का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है। अगला आप देखें, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया? क्या वर्ष 1961 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1963 में, वर्ष 1964 में? तो यहाँ पे राष्ट्रभाषा अधिनियम कब पारित किया गया, ये प्रश्न हम आपको गृह कार्य के लिए दे रहे हैं और इसका आप उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे। हम अभी नहीं बता रहे हैं, बाद में बताएंगे। आप पहले इसका उत्तर दीजिए। उत्तर प्रदेश में सबसे कम व सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली क्रमशः पहचानिए कि उत्तर प्रदेश में सबसे कम कौन सी बोली बोली जाती है और सबसे ज्यादा लोगों द्वारा बोली जाने वाली बोली को क्रमशः पहचानिए। तो देखिए, क्या बघेली या अवधी, अवधी या भोजपुरी, कन्नौजी या अवधी, ब्रजभाषा या भोजपुरी? तो देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाती है बघेली, सबसे कम बघेली, और सबसे अधिक बोली जाती है अवधी। तो विकल्प नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला आप देखें, इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? कौन सा स्पर्श व्यंजन? तो देखिए, चा, फा, या, ये और मा। तो इसमें से देखिए कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो ये जो मा हमारा पंचमा अक्षर है और ये जो है स्पर्श व्यंजन नहीं है, बाकी चा, फा और या आपके स्पर्श व्यंजन हैं। अगला आप देखें, निम्नलिखित में दंतय वर्ण जो दांत से बोला जाए, इसके लिए तो हमने आपको एक सूत्र बताया था। क्या बताया था? कि दंता क्या हो जाएगा? ऋतुलसा नाम दंता। तो देखो, ऋतुलसा नाम दंता हमने आपको क्या बताया था? ऋतुल, अभी इस सूत्र के माध्यम से हमने आपको सब कुछ बताया था कि ऋतुलसा, ऋतुलसा नाम, ऋतुलसा नाम दंता बताया था। तो देखिए, अको विसर्जनीय नाम कंठा हमसे पूछा है दंत वर्ण, तो ऋतुलसा नाम दंता। ऋण से मतलब है आपका जो ऋण अक्षर है, और ता से मतलब है पूरा ता वर्ग, यानी ता वर्ग में 5 अक्षर आते हैं पूरे, और ला और ये दंतिक शा, इतने वर्ण आपके दंत से बोले जाते। तो देखो, कहीं मिल रहा कुछ? ये आपका ता मिल रहा है, ता वर्ण मिला। ता वर्ण के अंतर्गत जो पांचों आपके वर्ण आते हैं, ता, था, दा, धा, तो ना, ये सारे हो जाएंगे। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पे सही है। अगला देख, अगला प्रश्न, निम्न में कौन संकर शब्द है? संकर शब्द वो शब्द होता है जो दो भाषाओं से मिलकर बना हो। दो भाषाओं से मिलकर जो शब्द बना होता है उसे संकर शब्द कहते हैं। तो खेत, निर्मम, रेलगाड़ी या विवाह? तो देखिए, रेलगाड़ी को यदि आप अलग करेंगे तो रेल और गाड़ी,
रेल और गाड़ी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है रेलगाड़ी। तो इसमें अभी हम आपको बताते हैं किस शब्द से मिलकर बना है। देखिए, ये जो आपका है रेल, ये अंग्रेजी भाषा का शब्द है। रेल अंग्रेजी भाषा का शब्द है और गाड़ी जो है हमारा हिंदी भाषा का शब्द है। ये हिंदी भाषा का शब्द है, इसलिए ये हमारा कैसा शब्द हो गया? संकर शब्द। कैसा शब्द? संकर शब्द हो गया। तो विकल्प नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है। किसको? जनता को के लिए सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जारी करता है, तो उसे क्या कहेंगे? विज्ञप्ति, निविदा, अधिसूचना या ज्ञापन। क्या कहेंगे? बताइए। सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी जनता को देने के लिए जब जारी करता है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहोगे? विज्ञप्ति कहोगे, निविदा कहोगे, अधिसूचना या ज्ञापन? तो उसे विज्ञप्ति कहेंगे। क्या कहेंगे? विज्ञप्ति। अगला आपका प्रश्न है, किसी पत्र पर निर्णय को कहते हैं। किसी पत्र पर, कोई पत्र है यदि उस पर हम निर्णय ले रहे हैं उसे क्या कहेंगे? टिप्पणी, ज्ञापन, अधिसूचना या प्रार्थना पत्र। क्या कहेंगे? प्रार्थना पत्र। तो ये आज का जो हमारा सेट था उस सेट का ये अंतिम प्रश्न है और इसका भी उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। दो प्रश्न हमने आपको पूरे हम सेट हल करवा देते थे, लेकिन आज दो प्रश्नों का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और इसी प्रकार से आपकी निरंतर क्लासेस चलती रहेंगी। आप गेस करिए कि आप ये जो प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराया जा रहा है आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, क्योंकि इससे संबंधित जो आपके जो शीर्षक थे उनका विस्तृत अध्ययन आपको कराया गया है। तो हमारी क्लास कैसी आपको लग रही है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।